तो हेलो बच्चों, कैसे हो। हमने अब तक टॉपिक कवर कर लिए हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो आई होप आप अच्छे हो और विजन कर रहे हो, साथ साथ इस लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो और साथ में जितने भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर रहे हो, पीवाईक्यूज कर रहे हो। पीवाईक्यूज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो करने बहुत जरूरी है। उनसे आइडिया भी आ जाता है क्वेश्चन कैसे आएंगे, और मोस्टली पीवाईक्यू 70 to 80% रिपीट भी होते रहते हैं। तो उसी से क्वेश्चन पेपर बनता है, तो वो आप उनको करते रहे। तो देखो, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमने न्यूट्रिशन पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? न्यूट्रिशन। उसमें हमने बोला कि जो फूड है वो अब्सॉर्ब हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में और ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी की सेल्स तक पहुंचा दिया। दूसरा हमने पढ़ा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमने ब्रीदिंग में देखा कि जो हमने एयर इनहेल की तो उस एयर को पास कर दिया गया ब्लड के द्वारा कहां तक? हमारे सेल्स तक। वो चीज हमने यहां पर पढ़ी, किसके? रेस्पिरेशन, जो इसमें हमने ये डील किया। अब वही चीज कि ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में, वही हम पढ़ने जा रहे हैं, उस पूरे सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारे इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक है और इसी को हम पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ये रेफर करता है किस चीज को? प्रोसेस ऑफ कैरिंग फूड, वाटर, ऑक्सीजन एंड अदर essential substances to different parts of the body and also removing waste materials। मतलब कि हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल है, फूड है, वाटर है, वो सारी चीजों को सेल्स तक पहुंचाने का काम किसका? ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है उसका है। और ये सिस्टम हमारा तीन चीजों से मिलकर बनता है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये तीन चीजों से मिलकर बनता है, जिसमें मेन पार्ट क्या रहते हैं? एक तो रहता है ब्लड, जो कि एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो चीजों को साथ में डिसॉल्व करके लेके जाता है। एक रहती है ब्लड वेसल्स, जिसके थ्रू ब्लड बहता है, यानी कि आप पाइप के जैसे स्ट्रक्चर समझ सकते हो। और एक रहता है हार्ट, जैसे कि पंपिंग ऑर्गन। मैं हमेशा जब भी ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं तो बच्चों को ये बात इस तरीके से समझाता हूं कि जैसे हमारे घर में एक मोटर पानी को पंप करके टंकी तक पहुंचाती है, तो उसमें क्या है? जो वाटर है वो तो आप ब्लड मान लो, जो पाइप्स हैं वो ब्लड वेसल्स हैं जिसके थ्रू वाटर जाता है, और पंपिंग ऑर्गन हमारी जो मोटर है वो उसको पंप करके पहुंचाती है। उसी तरीके से हार्ट इसको क्या करता है? पास करता है। तो ये चीज है, ये तीनों ही हमारे मिलके हमारे क्या बनाते हैं? पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। या ट्रांसपोर्टेशन का पूरा जो जिम्मा है वो यही संभालते हैं। हमारी पूरी बॉडी में ये जो ब्लड वेसल्स है इनका जाल फैला रहता है, और हमारे चेस्ट में थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड क्या रहता है? हार्ट रहता है, और उसमें बहता रहता है ब्लड। तो इसके बारे में अपने डिटेल में बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो पहले बात करते हैं अपने ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या है। ब्लड एक रेड कलर्ड फ्लूइड है जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी के थ्रू आउट। यानी कि जो ब्लड हमारा है ये पूरी बॉडी में घूमता रहता है, और ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। आप 9th में टिश्यू चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें पढ़ते हो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, वहां आप ब्लड में पढ़ते हो। ये रेड कलर्ड होता है। रेड कलर इसका किसकी वजह से होता है? ये कल हमने पढ़ लिया था। हीमोग्लोबिन, जो इसमें रेड पिगमेंट पाया जाता है, उसकी वजह से इसका कलर कैसा रहता है? रेड कलर रहता है। तो यही है। और जो ये हीमोग्लोबिन है तो किस पे लगा रहता है? आरबीसी पे लगा रहता है, रेड ब्लड सेल्स पे लगा रहता है, या इसको क्या कहते हैं अपने? इरिथ्रोसाइट्स पे लगा रहता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो इसी को अनीमिया कहा जाता है। यानी कि ज्यादातर ये अनीमिया लड़कियों में देखने को मिलता है। मेंस्ट्रुएशन की वजह से ब्लड की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से अनीमिया होना एक स्वाभाविक सी बात रहती है। इस हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो ये चीज है। अब हम पढ़ लेते हैं कि ब्लड का फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है हमारी बॉडी में। तो देखो, ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा चीजों को, तो पहला काम तो इसका ट्रांसपोर्टेशन का ही है। ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, वेस्ट, जितना भी मटेरियल है वो सारे को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। जैसे आप इसको इस तरीके से समझो ना, ऑक्सीजन मैंने लंग्स में गई, यहां पर आती है ऑक्सीजन, मान लो ये हमारा लंग्स है, यहां पर ऑक्सीजन आ गई, लेकिन इसको चाहिए तो पैर के टो तक भी पहुंचना है, वहां पर भी कौन पहुंचाएगा? ब्लड पहुंचाता है। तो ये चीज है।
ऑक्सीजनेशन, यानी कि आरबीसी सप्लाई करता है ऑक्सीजन पूरी बॉडी को, यानी कि इसमें जो सेल्स पड़ी रहती हैं आरबीसी वो सप्लाई करती हैं। डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि इसकी जो डब्ल्यूबीसी है वो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म बनाती है। जब आपको बीमारी होती है, मतलब अगर सीवियर हो, पैथोजन ज्यादा हो, तब तो आप बाहर से मेडिसिन लेते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर नहीं होते रहते हैं, लेकिन हमारा डिफेंस मैकेनिज्म उनको मारता रहता है, जो किसके थ्रू होता है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी कहाँ रहती है, ब्लड में। ये भी ब्लड का फंक्शन है, जो उनके जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, इन्फेक्शन नहीं फैलने देती। टेम्परेचर रेगुलेशन, नेक्स्ट फंक्शन क्या रहता है, टेम्परेचर रेगुलेशन। तो आपने हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि अपने बॉडी का स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर रेगुलेशन को ये बनाए रखने का काम करती है कौन, ब्लड काम करता है। जैसे ही कोई पैथोजन आता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाकर उसको मारने का भी काम यही करते हैं, जिसको अपने फीवर कह देते हैं। उसके बाद में अगर अपने बात करें क्लोटिंग की, जो इसमें प्लेटलेट्स होती है ब्लड में, वो हेल्प करती है ब्लीडिंग को मतलब बहने से। आपने ये देखा होगा कि कहीं आपके कट लगता है तो थोड़े टाइम के बाद में वो ब्लड क्या है, बहना बंद हो जाता है, और उसके बाद में वो वहां पे क्लॉट बन जाता है, थक्का बन जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लड बाहर एक्सेस लॉस नहीं होता है। तो ये इसको क्या कहते हैं, अपने क्लोटिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, यही हमारे ब्लड के फंक्शन है। ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड को एक जगह दूसरी जगह लेके जाएगा। ऑक्सीजनेशन, बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई को प्रॉपर करेगा। डिफेंस, बीमारियों से लड़ेगा। टेम्परेचर रेगुलेशन, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस बनाए रखेगा। उसमें क्लोटिंग, अगर बॉडी में कहीं भी कोई कट लगता है तो उस क्लोटिंग को प्रिवेंट करने का, क्लोटिंग को नहीं, ब्लड के लॉस को प्रिवेंट करने का काम कौन करेगा, ब्लड ही करेगा खुद। अब अपने कंपोनेंट पढ़ लेते हैं कि ब्लड में के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो ब्लड मेनली 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक तो ब्लड सेल्स होती हैं, और एक इसमें क्या रहता है, प्लाज्मा रहता है, और एक इसमें क्या रहती है, प्लेटलेट्स रहती है। हमारे ब्लड का जो 55% हिस्सा है वो किसका बना होता है, प्लाज्मा से बना होता है, और बाकी का 45% हिस्सा बाकी चीजों में डिवाइडेड रहता है, 45%। लेकिन 55% प्लाज्मा का बना होता है, और प्लाज्मा में भी 90 से 92% जो हिस्सा है ये वाटर होता है। क्या होता है, वाटर। बाकी जो बच गया 8 to 10% वो कार्बनिक और अकार्बनिक मैटर रहता है। कार्बनिक एंड अकार्बनिक मैटर है। कार्बनिक है, कार्बनिक से आप समझ सकते हो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गए। उसके साथ में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, वो भी प्लाज्मा के साथ में मिक्स होकर आगे बढ़ते रहते हैं। पहले बात प्लाज्मा के बारे में कर लेते हैं। प्लाज्मा एक पेल येलो कलर का फ्लूइड होता है जो कैरी करता है न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स, अदर सब्सटेंसेस को। ये एक जाल है, प्लाज्मा एक जाल फॉर्म करता है जिसमें सारी चीजें ट्रैप हुई रहती है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। उसके बाद में अगर अपने बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स के बारे में, इनको क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। एरिथ्रोसाइट से इसको कहा जाता है। जो ब्लड सेल्स को आगे 2 हिस्सों में बांटते हैं, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, और व्हाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। इसके अदर साइंटिफिक नेम्स है। जो रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स की वजह से ही हमारी बॉडी में ब्लड का कलर कैसा रहता है, रेड रहता है। और वो रेड कलर जो है वो किससे आता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट से आता है। किससे आता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट से आता है। यहाँ पे लिखा भी रहेगा। तो ये कंटेन करती है आरबीसी हीमोग्लोबिन को। तो हम मेजर फंक्शन ये लिख सकते हैं आरबीसी का कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में किस हेल्प करती है, कौन, आरबीसी। और साथ में क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगी, और साथ में इसका फंक्शन ये रहेगा कि ये उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन को जोड़े रखती है, और रेड कलर देने का काम करती है हमारे ब्लड को। अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट्स की, तो ल्यूकोसाइट्स का मेन फंक्शन ये रहता है कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और हमें प्रोटेक्ट करता है अदर कोई भी टाइप की बीमारी होने से, या फाइट बैक करने के लिए। ज्यादातर आपके जो 10th में पूछा जाता है वो क्वेश्चन इनके फंक्शन से पूछ लेते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या फंक्शन है। तो हमारा इम्यून सिस्टम बनाने का काम कौन करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म का काम कौन करती है, व्हाइट ब्लड सेल्स करती हैं। अब अगर बात करें अपने प्लेटलेट्स के बारे में,
तो प्लेटलेट्स का फंक्शन सिंपल रहता है, अगर कहीं पर भी कोई कट लगता है तो वहां पर क्लोटिंग करने का काम, ब्लड क्लोटिंग का काम किसका होता है? प्लेटलेट्स का होता है। ये ब्लड लॉस को रोकने का काम करती है और मेंटेन करती है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो ये सारे फंक्शन हैं। प्लाज्मा 55% बनाएगा पूरे ब्लड का, जो क्या है, पेल येलोइश एक फ्लूइड है जिसके अंदर ये सारी चीजें पड़ी रहेगी, हार्मोन है, न्यूट्रिएंट है, वेस्ट मटेरियल सारा इसमें पड़ा रहेगा। उसके अलावा ब्लड सेल्स है, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या करेंगी, उसमें रेड कलर प्रोवाइड करेंगी हीमोग्लोबिन की वजह से, ऑक्सीजन कैरी करेगी, पूरी बॉडी को प्रोवाइड करवाएगी। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम बनाती है। कुछ अगर आपको इससे एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो ये होता है कि आरबीसी में मतलब न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता इसमें आरबीसी में, लेकिन दो ऐसे भी हैं, एक लामा होता है जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, ये इसका एक्सेप्शन भी रहता है, लेकिन ये एनसीईआरटी में रिटर्न नहीं है तो एग्जाम में पूछा नहीं जाता। वैसे 11th की एनसीईआरटी इसको एक्सप्लेन भी करती है। तो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं और ये एक चीज और बता देता हूँ, ब्लड की जो स्टडी है ये हिमेटोलॉजी ब्रांच में की जाती है। हिमेटोलॉजी ब्रांच में क्या पढ़ा जाता है, इसके बारे में पढ़ते हैं अपने ब्लड के बारे में। और जो इसका डॉक्टर होता है ब्लड का उसको हिमेटोलॉजिस्ट कहते हैं, और जो हार्ट का डॉक्टर होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी होगी आपके लिए। तो अब हम बात करते हैं ब्लड के बारे में, उस फ्लूइड के बारे में हमने बात कर ली। अब बात करते हैं कि जो फ्लूइड अपने ब्लड वेसल्स है, जो पाइप्स है जिसके अंदर ब्लड हमारा बहता रहता है, उसको ब्लड वेसल्स के बारे में अपने क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स क्या है, तीन टाइप की पाई जाती हैं, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। एक सेकंड, इसमें डबल साइड ले लेते। तो आर्टरीज, अब इनके फंक्शन देख लेंगे, प्रेशर देख लेंगे, ल्यूमेन डायमीटर देख लेंगे, वॉल थिकनेस, वॉल लेयर्स और सारी चीजों के बारे में बात कर लेंगे। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं फंक्शन के बारे में। देखो, जो सेंड ब्लड फ्रॉम हार्ट, हार्ट से जो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में लेके जाएगी, हार्ट से जो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में लेके जाएगी उसको कहते हैं आर्टरी। क्या कहते हैं? आर्टरी। और जो वापिस पूरी बॉडी से हार्ट को लेके आएगी, जो वापिस ब्लड को पूरी हार्ट तक लेके आएगी ब्लड को, उसको कहते हैं अपने वीन्स। क्या कहते हैं? वीन्स। और कैपिलरीज, इसके बारे में हमने रेस्पिरेशन में ही पढ़ा था कि कैपिलरीज वहां पर प्रेजेंट रहती है जहां पर हमें मटेरियल एक्सचेंज करना होता है, चाहे तो गैसेस एक्सचेंज करनी हो, चाहे हमें क्या करना हो, वहां पर कुछ भी मटेरियल जैसे ग्लूकोज है या फिर अपने को वहां पर अमीनो एसिड्स हैं एक्सचेंज करने हैं सेल्स के साथ में, वहां क्या रहती है? कैपिलरीज रहती है। ये सिंगल सेल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है। अगर प्रेशर की बात करें, प्रेशर आर्टरी पे हाई रहता है। आप खुद सोच के देखो, डायरेक्ट ये हार्ट है, हार्ट के सामने कौन जुड़ा हुआ है? आर्टरी, जो ब्लड को दूर लेके जाएगी। इसको पंप करेंगे तो प्रेशर किस पे ज्यादा रहेगा? आर्टरी पे ज्यादा रहेगा। वीन तो ब्लड ला के दे रही है ना पूरी बॉडी से, तो वहां पर तो प्रेशर कम रहेगा। तो सबसे हाई प्रेशर किसमें होता है? आर्टरी में। वीन्स में लो रहता है और कैपिलरीज में भी लो रहता है। वहां पर तो क्या नाम है, अगर इन पे प्रेशर ज्यादा हो, सिंगल सेल्ड है तो फट जाएंगी, तो इन पे भी प्रेशर क्या रहता है? लो रहता है। अगर ल्यूमन डायमीटर की बात करें कि मतलब इनको कितना डायमीटर होता है, तो इनके ल्यूमन का आउटर साइड पे जो मतलब जिससे बनी होती है, इनका नैरो रहता है डायमीटर, इसमें वाइड रहता है डायमीटर, और इसमें एक्सट्रीमली नैरो रहता है, 1 सेल वाइड, मतलब एक सेल के जितना ही वाइड रहता है। उसके बाद में अगर अपने बात करते हैं वॉल थिकनेस की, जो इसकी दीवारें हैं उनकी थिकनेस कैसी होती है, तो इनकी थिकनेस ज्यादा होती है। किस वजह से? क्योंकि इन पे प्रेशर ज्यादा लगता है, इस वजह से प्रेशर को सहन कर सके। वीन्स में थिन होती है, पतली होती है, और कैपिलरीज में तो एक्सट्रीमली थिन, बहुत ज्यादा थिन होती है। इसी वजह से तो यहाँ पे एक्सचेंज हो पाता है मटेरियल्स का। अगर यहाँ पर भी थिक होंगी तो वहां पर मटेरियल एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा। अगर अपने बात करते हैं वॉल लेयर्स की, तो वॉल लेयर्स किस किस से मिलकर बनी होती है? तो ये तीन टाइप हैं, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटिमा। तो ये तीनों मीडियम ही इसमें पाए जाते हैं, तीनों ही चीजें इसमें जिसकी लेयर से बनी होती है, लेकिन कैपिलरीज में सिर्फ एक ही रहती है, ट्यूनिका इंटिमा। तो वैसे ये याद नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर इसमें आप इस पे रट्टा मारने बैठ जाओ, ये नहीं पूछा जाता है, इसकी मतलब लेयर्स के बारे में नहीं पूछते हैं, और एनसीईआरटी में डिस्क्राइब्ड भी नहीं है। तो इसके बारे में अगर आप नहीं भी पढ़ोगे, याद कर लेते हो अच्छी बात है, नॉलेज के लिए बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप इसी को याद करने बैठ जाते हो, बाकी पे ध्यान नहीं देते, तो ये बात बुरी है।
मसल और इलास्टिक फाइबर की बात करें तो लार्ज अमाउंट में होते हैं, प्रेशर ज्यादा सहन कर सके इस वजह से इलास्टिक है। इसमें इलास्टिकनेस इतनी ज्यादा नहीं पाई जाती क्योंकि इसमें क्या है कि उतना प्रेशर नहीं सहन करना होता, और इनमें तो सिंगल सेल्ड है, कहाँ से ही इलास्टिक और ये सब चीजें पाई जाएंगी। अगर वेल्व्स की बात करें, वेल्व्स क्या होते हैं कि जब हमारे ब्लड का फ्लो होता है तो वहां पर क्या है वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि क्या है ब्लड आगे बहता रहे। वापिस जब बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए क्या होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिससे क्या है वहां पर बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। आर्टरीज में नहीं पाए जाते क्योंकि वहां पर हाई प्रेशर होने की वजह से आर्टरीज में इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बैकवर्ड फ्लो पॉसिबल ही नहीं है। हार्ट डायरेक्टली आर्टरी में क्या कर रहा है, ब्लड पुश कर रहा है, जिसकी वजह से इसमें नीड नहीं होती। जबकि वेन्स में जरूरत पड़ती है बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए, और ये पूछ भी लिया जाता है कि वेन्स में बैकवर्ड वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं जबकि आर्टरी में नहीं होते। तो हमारा सिंपल आंसर यही रहता है कि बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए वेल्व्स आर प्रेजेंट इन वेन्स, स्टॉप ब्लड from flowing backward, they maintain one way flow direction in the heart. When blood has to move upward against gravity, especially from the legs, then prevent the circulation को अवॉइड करने के लिए कि जब लेग से ऊपर की तरफ ब्लड जाता है तो ग्रेविटी की वजह से वो वापस भी आ सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें एक चीज और भी है, वैसे तो हमने इसके फंक्शन एक चीज ये बता दी, एक इसकी डेफिनेशन ये भी रहती है कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके जाती है, आर्टरीज, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके जाती है, वेन्स। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब कि उस ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है। तो ये जो है ये चीज है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी रहता है। जो पहले ये समझ लेते हैं लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, औरता, जो हमारी बॉडी में पूरी में ब्लड सप्लाई करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी एक्सेप्शन है जो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ये आगे जब मैं सर्कुलेशन पाथ समझाऊंगा तब आपको बताऊंगा किस तरीके से। और लार्जेस्ट वीन वीना कावा है, जो हमारी बॉडी में क्या है, मतलब बॉडी से कैरी करके लाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि पल्मोनरी वीन एक ऐसी वीन है जो हमारी बॉडी से क्या लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसको भी आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो आप ये भी ध्यान में रखना कि जो लार्जेस्ट जो हमारी आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और जो ब्लड कैरी करके लाती है वीन्स, वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लाती है एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन। तो इस बात का ध्यान रखना और इसको अच्छे से याद कर लेना। अब हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में, हमारे पंपिंग ऑर्गन के बारे में। हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो चेस्ट के मिडल में रहता है और हल्का सा टिल्टेड रहता है लेफ्ट लंग की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ, और ये एक फिस्ट साइज का होता है, हमारी बंद मुट्ठी के आकार का क्या होता है, ह्यूमन हार्ट होता है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्ड होता है, यानी कि एक तो इसमें राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और राइट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर रहते हैं। और इसमें अगर अपने बात करें तो इसको जो डिवाइड करते हैं और सेप्टम वॉल के द्वारा क्या कर दिया जाता है, ये डिवाइडेड रहता है, यहाँ पर मतलब 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। और इसमें क्या है कि ये भी रहते हैं बाइक्यूप्सिड और मैट्रियल वेल्व्स प्रेजेंट रहते हैं जो बैकवर्ड फ्लो को भी रोकते हैं। हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में ये औरता जो है हमारी बॉडी में प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। इस टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। आप ये क्रॉस सेक्शन देख रहे हो किसका, एक ह्यूमन हार्ट का क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, यानी कि आप इसको कटा हुआ हिस्सा देख रहे हो। पूरा ह्यूमन हार्ट इस तरीके से नहीं होता जैसे आप ड्रॉ करते हो वो वाला ह्यूमन हार्ट नहीं, जो अपना रियल में ह्यूमन हार्ट होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो ये चीज है, इसके बारे में अपने डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ब्लड कहाँ से पहले आता है, किसमें ऑक्सीजनेटेड आता है, किसमें डीऑक्सीजनेटेड आता है। थोड़ा सा चलो बता भी देता हूं। जो हमारा राइट साइड होती है, पहली बात, जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो राइट साइड पे लेफ्ट साइड ड्रॉ करोगे और लेफ्ट साइड पे राइट साइड ड्रॉ करोगे। अब इसकी वजह बताता हूं। ये जो हार्ट है ये अब मेरा हार्ट है, ये मान के चलो। अब मेरी राइट साइड ये वाली है और लेफ्ट साइड ये वाली है, तो सही है। लेकिन जब हम ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। जब हमारा उस टाइम पे हार्ट होगा तो वो क्या होगा, दूसरे उल्टे खड़े आदमी का होगा। तो उसमें क्या है, आपको उल्टा ड्रॉ करना होता है, लेफ्ट साइड पे राइट और राइट साइड पे लेफ्ट। ठीक है। जो हमारी राइट साइड है उस राइट साइड पे तो आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें अमाउंट किसका ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का। और जो लेफ्ट साइड है उस पे आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें अमाउंट ज्यादा है किसका, ऑक्सीजन का। तो ये चीज है, समझ में आ गई बात। चलो हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं।
एक मिनट, ठीक है। ऑरिकल और वेंट्रिकल के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। द हार्ट हैज मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन चेस्ट, इट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी इन प्रोसेस कॉल्ड सर्कुलेशन। पूरी बॉडी में ये ब्लड फ्लो करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सर्कुलेशन। इट हैज 4 चैम्बर सेपरेटेड बाय सेप्टम, किसके द्वारा सेपरेट किए जाते हैं, सेप्टम के द्वारा, विच प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो सेप्टम क्या है, ब्लड के मिक्सिंग को प्रिवेंट करती है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। अब मिक्सिंग को प्रिवेंट करना क्यों जरूरी है, हमारी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो हमारी बॉडी को चाहिए डायरेक्ट ऑक्सीजन। अगर वो मिक्स हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड तो उतना अमाउंट ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में नहीं पहुंच पाएगा। तो उसको सही करने के लिए हमारी बॉडी में क्या पहले से प्रेजेंट है, सेप्टम वॉल, और यही हायर टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं ऑरिकल की और वेंट्रिकल की। जो अपर के चैम्बर होते हैं उसको कहते हैं ऑरिकल, और जो लोअर के चैम्बर होते हैं उनको कहते हैं वेंट्रिकल। ओरिकल और अपर चैम्बर, वेंट्रिकल लोअर चैम्बर, यही चीज है। दे आर थिन वॉल्ड, ऊपर वाले चैम्बर जो होते हैं थिन वॉल्ड होते हैं, जबकि वेंट्रिकल क्या होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, उनकी वॉल्स क्या होती है, मोटी होती है। दे आर स्मॉलर चैम्बर ऑफ द हार्ट, ये छोटे चैम्बर होते हैं, ओरिकल ऊपर वाले छोटे होते हैं चैम्बर, इनकी साइज छोटा होता है, जबकि इसके साइज जो होता है वेंट्रिकल्स का वो बड़ा होता है, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा इरेज करके साफ सुथरा कर लेते हैं अपने, ताकि आपको दिखता रहे। पूरे सिलेक्ट हो गया क्या, ओह माय गॉड, अरे भाई रुक जा, इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेते हैं। ऊपर का जो हिस्सा है वो ऑरिकल और नीचे का जो हिस्सा है वो वेंट्रिकल। दे रिसीव ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड पुश इट टू द वेंट्रिकल। ऑरिकल का काम क्या रहेगा, वो बॉडी में से ब्लड को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, चाहे लेफ्ट एट्रियम है चाहे राइट एट्रियम है। और वेंट्रिकल का काम क्या रहेगा, वेंट्रिकल पुश करेंगे बॉडी को, और ऑरिकल, ये ऑरिकल से इसको ब्लड आएगा और ये पंप करेंगे डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी में भेजने का काम करेंगे। समझ में आ गया होगा। ये साइज में ऑरिकल छोटे हैं, ये साइज में बड़े हैं, ये थिन वॉल्ड है। थिन वॉल्ड क्यों है, क्योंकि हार्ट से रिसीव कर रहे हैं, पंप कौन कर रहा है, वेंट्रिकल, जिसकी वजह से इनका क्या है, वॉल्स क्या है, मतलब थिक है। तो ये सारी चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ह्यूमन हार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ह्यूमन हार्ट आपके सामने है। अब इसमें देखते हैं अपने इसके फ्लो को, इसको देखते हैं फ्लो को कि हार्ट में कैसे आता है। चलो वन बाय वन बात करते हैं। पूरे स्टेप में इसी तरीके से हमने डिजाइन किया 1 2 3 4 5 6 जो आपको समझ में आ जाए। वैसे एक बात कहूं, आप कहीं से भी पिक कर सकते हो पॉइंट को, सारे पॉइंट वही आ जाते हैं। तो पूरा ये क्या है, सर्कुलेशन है, साइकिल है पूरा। तो साइकिल को कहीं से आप शुरू करो, बात एक ही है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन में। जब हमने लंग्स से ब्लड को ऑक्सीजनेटेड किया था, क्या किया था, ऑक्सीजनेटेड, तो हमने क्या किया, ब्लड आया किसमें, मतलब एयर आई किसमें, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन किसमें आई, लंग्स में, और लंग्स ने प्रोवाइड कर किसको कर दी, ब्लड में। तो कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वहां से पल्मोनरी वीन किसको लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। हमने कैटेगराइज किया था वीन को, ये ब्लड को हार्ट तक लेके आती है। तो ब्लड को हार्ट तक लेके कौन आ रही है, पल्मोनरी वीन, जो कहां पर लाके छोड़ेगी उसको, लेफ्ट एट्रियम में। यहां पर पल्मोनरी वीन यहां पर लाके इस ब्लड को छोड़ देगी लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, ये बात क्लियर है यहां पर। अब लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, इस ब्लड को पंप कर देगा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप कर देगा, यहां पर वेल्व प्रेजेंट है, वापस ये बंद हो जाएंगे। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल इसको वापस से पंप करेगा, और यहां पर ये तो वेल्व तो बंद हो गए हैं, तो पंप जाएगा किसमें, औरता में। कहां पर जाएगा, औरता में। औरता में भी यहां पर बैकवर्ड फ्लो रोकने के लिए लगा रहता है वेल्व, लेकिन पूरी उसमें वीन में ब्लड वेसल में नहीं रहता, लेकिन यहां पर लगा रहता है ताकि बैकवर्ड फ्लो ना हो। एक बार क्या है, डायस्टोल और सिस्टोल के बीच में क्या ना हो, जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट और फिर रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो उस टाइम पे तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहां जाएगा, इसमें औरता में। अब ब्लड में जो ब्लड यहां पर औरता में चला गया तो हमारी पूरी बॉडी में ये क्या होगा, मतलब घूमेगा। अब कहां जाएगा, पूरी बॉडी में ये इसमें जाता रहेगा, राइट वेंट्रिकल से औरता में जाता हो पूरी बॉडी तक, किडनीज, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, जितने भी अपने ऑर्गन है सारी बॉडी में घूमेगा, और वापस कलेक्ट कर लिया जाएगा किसके द्वारा, वीन के द्वारा। किसके द्वारा, वीन। और सबसे बड़ी वीन कौन सी, वीना कावा, जिसमें क्या है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा।
अब डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड है वो वापस यहाँ पर मतलब वीना कावा में आ गया है, और वीना कावा में कहां पर आ जाएगा, राइट एट्रियम। कहां पर आ जाएगा, राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम इस ब्लड को पुश कर देगा राइट वेंट्रिकल में, और ये वेल्व्स बंद हो जाएंगे, और इसी के साथ में जुड़ी रहती है पल्मोनरी आर्टरी, जो यहां से क्या लेके जाती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब समझ में आया कि वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैसे वहां से कैरी करती है। उसकी वजह यह है क्योंकि वो पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से ब्लड दूर लेके जाती है। हमने इस तरीके से इसको डिफाइन कर रखा है। तो यहां से पल्मोनरी आर्टरी क्या लेके जाएगी, ब्लड को लेके जाएगी कहां तक, लंग्स तक, और लंग्स तक ब्लड जाने के बाद वापस ये फिर से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, फिर और इसमें आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, फिर वो वेंट्रिकल में चला जाएगा, और फिर इस तरीके से सारी प्रोसेस चलती रहेगी। ये यहाँ पर राइट वेंट्रिकल लिख दिया, ये गलत है, इसको लेफ्ट कर देना, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, बाकी सही है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। चलो एक आपको इसे प्रोसेस लिख देता हूं। सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसी तरीके से एमसीक्यू पूछा जाता है आपका। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, उससे कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट से कहां जाएगा, वीना कावा में, चलो उसमें औरता नहीं लिखा हमने, वीना कावा से कहां जाएगा, राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, और यहां से कहां जाएगा, लंग्स में, और लंग्स में से कहां जाएगा, हमारे मतलब वापस यहीं पर आ जाएगा, ऑक्सीजनेटेड होके वापस वो प्रोसेस पूरा चलता रहेगा। अब आपको एक चीज और बताता हूं, आगे ये क्वेश्चन हो भी सकता है मैंने ऐड किया हो इसमें, कि आपने एक चीज नोटिस की, पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए, पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए हार्ट में से ब्लड 2 बार निकल रहा है। कितनी बार, 2 बार। यहां से ब्लड पास हो रहा है हार्ट से 2 बार, तो इसी को क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सिंपल आंसर है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, तो आपका सिंपल आंसर रहना चाहिए, टू कंप्लीट वन कार्डियक साइकिल ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस, 2 बार निकलता है हार्ट से, इसी को क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। अब बात कर लेते हैं चैम्बर्स इन हार्ट। द हार्ट हैज चैम्बर्स टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस इंश्योर द ब्लड ऑर्गन रिसीव ऑक्सीजन रिच ब्लड एफिशिएंटली। हमने ये बात पहले भी कर ली थी कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्सिंग होने से प्रिवेंट करने के लिए क्या होते हैं, उसमें चैम्बर्स बने रहते हैं, सेप्टम वॉल उसमें रहती है जो इसको प्रिवेंट करती रहती है। तो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन हार्ट, एक चीज बता देता हूं आपको, इसमें आपको ये हो सकता है कि सर इसके सर्कुलेशन पाथ को याद कैसे करें। सिंपल है, कुछ नहीं करना, आप इसको 2 बार खुद लिख के देखो। एक बार ये स्टोरी आपके समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, रट्टा मारने बैठे हुए नहीं लगेगा। आप ये समझो कि ब्लड यहां से, 1 मिनट इसको इरेज कर देता हूं, ब्लड यहां से आया, पूरी बॉडी में वापस गया, और बॉडी में से घूम के वापस यहां आया, और यहां में जाके और वापस लंग्स में, फिर वापस ऐसे इस तरीके से चलेगा। एक बार आपको ये बात समझ में आ गया, रट्टा मारने कोई नीड नहीं है, कोई नीड नहीं है किसी ट्रिक व्रिक को याद करनी। ढंग से समझो ना, एक 2 चीजें याद करोगे, फिर ट्रिक याद करोगे, तो ये भी याद करोगे, ट्रिक भी याद करोगे, फिर दोनों को मिक्स करोगे, इससे अच्छा सीधे याद कर लो, क्यों ऐसे झंझट में पड़ते हो। ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट में ब्लड ट्वाइस, यही है डबल सर्कुलेशन सिस्टम, कि ह्यूमन हार्ट ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग वन कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ, इसको कार्डियक साइकिल भी कह देते हैं। दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। और इसको हम डबल सर्कुलेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 2 इसके क्या रहते हैं पार्ट, एक तो रहता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक रहता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड फ्लोज फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, हार्ट से किस में जाएगा, लंग्स में, और इसी को कहते हैं ऑक्सीजनेट करना ब्लड को और रिमूव करना कार्बन डाइऑक्साइड को। तो यानी कि हार्ट से ब्लड लंग्स में गया, वहां कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, ऑक्सीजन कैरी कर ली, इसी को अपने क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या है, ब्लड फ्लोज फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ब्लड हमारे हार्ट से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और वहां सप्लाई देता है किसकी, ऑक्सीजन की, और कलेक्ट करता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसको कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इट कीप्स ऑक्सीजन रिच ब्लड सेपरेट फ्रॉम द ऑक्सीजन पुअर blood and ensure the efficient supply oxygen to the body. It also maintain high pressure and systemic
सर्कुलेशन टू द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड। तो वही चीज है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को मिक्स नहीं होने देता, इसी वजह से ये अलग अलग दो टाइप के हमारी बॉडी में क्या पाए जाते हैं, सर्कुलेशन पाए जाते हैं। ये आप समझ सकते हो, ये दो चैम्बर हैं, इसमें ब्लड यहाँ से आया, यहाँ से वापस इस और पूरी बॉडी में गया, औरता के थ्रू वापस वीना कावा के थ्रू ब्लड किसमें आया, इसमें राइट वेंट्रिकल में आया, यहाँ और राइट ओरिकल में आया, जिससे राइट वेंट्रिकल में गया और वहां से होता हुआ लंग्स तक आके फिर यही वही सर्कुलेशन चलता रहता है। Why is it necessary to have 4 chambers in the heart of human and other mammals? तो ये बात तो आपको पता लग गई होगी, समझ में आ गई होगी। मैंने हर एक स्लाइड में ये बात बताई है कि क्यों होते हैं 4 चैम्बर, और ये बात इतनी बार क्यों बताई है, इसी वजह से बताइए, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रिवेंट ऑफ मिक्सिंग ऑफ ब्लड 4 चैम्बर, इसी वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स ना हो। इंश्योर एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई, प्रॉपर ढंग से ऑक्सीजन पहुंच सके, विच एफिशिएंट एनर्जी प्रोडक्शन, जिससे ढंग से एनर्जी प्रोडक्शन हो सके। जब आपने रेस्पिरेशन पढ़ाया था तो समझ में आ गया होगा कि हम बार बार एक ही बात कर रहे थे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। तो ये चीज है। एसेंशियल फॉर वार्म ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्लियर कर देता हूं। वार्म ब्लडेड एनिमल वो एनिमल होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जैसे अपना 37 डिग्री सेल्सियस 37 इतना ही रहेगा। कोल्ड ब्लडेड एनिमल वो होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर मौसम के हिसाब से बदलता रहता है, तो वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड। हमारी बॉडी को नीड होती है इस ब्लड टेम्परेचर को बनाए रखने की, तो इस वजह से हमारी बॉडी में क्या है, प्रॉपर ढंग से ये चारों चैम्बर का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। तो देखो ब्लड प्रेशर क्या है कि जब ब्लड पास होता है पूरी बॉडी से, तो वहां पर वो एक प्रेशर एक्सक्रेट करता है ब्लड की वॉल्स पे। जैसे हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो वहां पर वो वॉल्स के ऊपर क्या है, एक प्रेशर फील होता है, उसी को अपने क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब अपने बात कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर को इसको नापा जाता है स्फैग्मेनोमीटर से। द फोर्स दैट ब्लड exerts against the wall of vessels is called blood pressure. This pressure is much greater in arteries. Arteries में ज्यादा होता है, veins में कम होता है। वजह भी आपको पता है, क्योंकि हार्ट डायरेक्ट ब्लड पुश किसमें करता है, आर्टरी में पुश करता है। The presence inside the artery during ventricular systole is called contraction. Contraction के टाइम पर होता है और is called systolic pressure, and pressure in artery during ventricle diastole relaxation is diastolic pressure. जब हार्ट पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसको अपने कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, और जब रिलैक्स करता है सिस्टोलिक प्रेशर, और जब हार्ट रिलैक्स करता है उसको अपने कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मल जो रेंज होती है इसकी 120 mm ऑफ Hg होती है, और डायस्टोलिक की क्या होती है, 80 mm ऑफ Hg। आपने ज्यादातर घरों में सुना होगा जब भी डॉक्टर आता है कि नीचे का जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है, 80 है, ऊपर का क्या है, 120 है। तो यही प्रेशर को नापा जाता है, और गुस्से में, अग्रेशन में ये प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और भी इस वजह से बढ़ता है, रनिंग करते टाइम भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको अपने लेफ्ट हैंड पर लगा के क्या किया जाता है, इसको चेक कर लेते हैं, आर्टरी इनक्लोज्ड। तो ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फैग्मोमीटर। हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसको अपने कहते हैं बीपी की प्रॉब्लम है, तो उस चीज को कॉज्ड बाय द कंस्ट्रिक्शन ऑफ arterioles, which results in increased resistance to blood flow. It can lead to rupture of artery and internal bleeding. जो किसकी वजह से होता है, अपने मालूम था, अगर आर्टरी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है या उसमें क्लोज हो गई आर्टरी, तो वहां पर ब्लड का फ्लो जो होगा, वो प्रेशर जो है वॉल्स पे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इन फ्यूचर क्या है कि ब्लड की आर्टरी रप्चर भी हो सकती है। ये मतलब काफी लंबा डिस्कशन का टॉपिक है कि कैसे होता है और कैसे वो हार्ट अटैक वगैरह वो सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन हो जाती हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में अपने बात कर लेते हैं, जो कि बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर अपने देखने को मिल सकते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प्स इन क्लोटिंग, कौन सा ब्लड कंपोनेंट है जो क्लोटिंग में हेल्प करता है, तो सीधी सी बात है प्लेटलेट्स करती हैं। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, द वॉल्स ऑफ एट्रिया आर थिकर देन दोज ऑफ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल से एट्रिया की वॉल्स क्या होती है, थिकर होती है, तो पहली बात ही गलत है, वेंट्रिकल की वॉल्स क्या होती है, थिकर होती है। वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन एट हाई प्रेशर, तो ये बात सही है, रीजन इसका सही है। असर्शन क्या है, फॉल्स है, ये रीजन सही है। इसका लगभग सी पता नहीं डी ऑप्शन पे ये होता है, तो डी ऑप्शन पे रहता है। अब अपने बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज
ट्रू अबाउट ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट के बारे में कौन सी बात सही है? तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों पहले पढ़ते हैं। राइट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, तो बिल्कुल पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू रिसीव करता है। नहीं नहीं नहीं, यहां पर गड़बड़ होगी, पल्मोनरी वीन के थ्रू रिसीव करता है, ये चीज है, ये तो गलत हो गया। लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड, राइट एट्रियम भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव ही नहीं करता, डीऑक्सीजनेटेड रिसीव करता है, वो भी गलत है, ठीक है, ये गलत हो गया। लेफ्ट एट्रियम जो हमारी ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करता है, ऑक्सीजन लेफ्ट वेंट्रिकल विच सेंड्स इट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भेजता है। लेफ्ट एट्रियम की अगर अपने बात करते हैं तो लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, उसके बाद में वो लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजता है, और ये बिल्कुल सही है, ठीक है। राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द वीना कावा फ्रॉम अपर एंड लोअर बॉडी, ठीक है, यहां पर ये रिसीव करता है राइट एट्रियम, ये बात बिल्कुल सही है। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑर्ता विच सेंड्स इट टू डिफरेंट पार्ट, ना 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 ना, लेफ्ट वेंट्रिकल ऐसा करता है, तो बी और सी सही है, देखो कौन से में है, तो ये सी में है, ये आपका आंसर क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, सोच समझ के करने वाला क्वेश्चन था। तो अपने बात करते हैं 2018, 22, 2020 or 2024, differentiate between pulmonary artery and pulmonary vein based on the type of blood they carry and the direction of blood flow। तो ये क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो, वही आप उसमें देख सकते हो जो आपकी यहाँ पर दे रखा है, ये रहा पूरे का पूरा ब्लड फ्लो, और ये सारा पल्मोनरी आर्टरी और वेन का जो भी प्रोसेस के बीच में अपने बात की थी डिस्कशन, तो वही इसका आंसर रहेगा। और बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपने इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाई आर द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल थिकर देन द वॉल्स ऑफ एट्रिया, सीधा सिंपल आंसर है, क्योंकि वो ब्लड को पंप करता है, वहां से पुश होता है, तो ज्यादा उसमें चाहिए होता है पंप ब्लड, ग्रेटर फोर्स, ज्यादा फोर्स लगता है, जिसकी वजह से ये इसकी वॉल्स जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, यहाँ थिकर होती हैं। Why do arteries have thick and elastic wall? आर्टरीज में क्यों होती है थिक एंड इलास्टिक वॉल? क्योंकि वो सारा प्रेशर किस पे, जब ब्लड को पंप किया जाता है सारा प्रेशर किस पे आ जाता है, आर्टरीज पे आ जाता है, तो ये चीज है। अब बात कर लेते हैं एनिमल्स के बारे में। तो एनिमल्स क्या है कि अलग अलग एनिमल में अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप मतलब हार्ट चैम्बर पाए जाते हैं। आपने 9th में जब क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, वैसे तो एनसीईआरटी से अब हटा दिया गया है, और मैं जल्दी ही शायद इस पे वीडियो अपलोड कर दूं। तो इसमें क्या है कि उसमें आप एक्सप्लेन करते हैं कि चैम्बर हार्ट कौन से जो लोअर टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें हार्ट चैम्बर नहीं पाए जाते, जबकि उसमें हायर टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है उनके ब्लड चैम्बर पाए जाते हैं, हार्ट चैम्बर पाए जाते हैं। फिशेस जो बात करें पानी में रहती है, उनमें 2 चैम्बर ही होते हैं, सिंगल सर्कुलेशन होता है, कोई टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं होता, कोल्ड ब्लडेड होती है, यानी टेम्परेचर मौसम के साथ बदलता रहता है, ये चीज है सिंगल सर्कुलेशन, यानी कि हार्ट से एक बार ही निकलेगा पूरा कार्डियक साइकिल कंप्लीट करने के लिए। एम्फीबियन, एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो पहले पानी में, जो पानी पर भी रह सकते हैं और अर्थ पर भी रह सकते हैं, बीच के जो होते हैं, और हिंदी में इसको उभयचर कहते हैं, एम्फीबियंस का नाम है, यानी कि इसमें आ जाते हैं टर्टल, आ जाते हैं क्रोकोडाइल्स, आ जाते हैं। वैसे क्रोकोडाइल इसकी एक्सेप्शन भी रहती है, उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। तो यहाँ पर एम्फीबियन जो है इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट रहता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन रहता है, और टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं रहता, और कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर बात करें रेप्टाइल्स की, तो रेप्टाइल्स जो होते हैं वो भी रेप्टाइल्स मतलब कि जो रैंकर चलते हैं उनको कह देते हैं अपने रेप्टाइल्स, 3 चैम्बर्ड, इनकम्प्लीट ब्लड सर्कुलेशन, नो टेम्परेचर और कोल्ड ब्लडेड। अब इसको मान सकते हो रेप्टाइल्स में ये आ जाते हैं, छिपकली वगैरह ये सब। बर्ड्स की बात करें, एप्स में आते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट रहता है इनमें, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, इंटरनल रेगुलेशन, यस, वार्म ब्लडेड, यस, बिल्कुल इनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। मैमल्स की बात करें जिसमें हम आ जाते हैं, हम ह्यूमंस आ जाते हैं, डॉग आ जाते हैं, कैट आ जाते हैं, काऊ आ जाती है, बफलो आ जाती है, ये सारे किसमें आ जाते हैं, मैमल्स में। इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, यस, इंटरनल रेगुलेशन रहता है, यस, वार्म ब्लडेड होते हैं, यस, हम वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं। व्हाई डू मोर चैम्बर्स इन द हार्ट मैटर इन एवोल्यूशन? एवोल्यूशन में ये मैटर क्यों करता है? वैसे ये टॉपिक हटा दिया गया एवोल्यूशन, जबकि काफी अच्छी थ्योरी थी एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्यों मैटर करता है हमारे चैम्बर्स हमारे हार्ट के लिए, मतलब हार्ट के लिए? तो देखो पता क्या है, जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया
बॉडी में सेल्स से टिश्यू बनते गए, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता गया और ऑर्गन सिस्टम ने मिलकर होल बॉडी बना ली। वैसे वैसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, मिक्सिंग ब्लड की होने से रुकना, प्रिवेंट करना जरूरी हो गया, ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा चाहिए थी। इस वजह से क्या होता गया कि चैम्बर्स बढ़ते गए हार्ट में। मोर चैम्बर इन द हार्ट इंपॉर्टेंट इन एवोल्यूशन बिकॉज दे प्रोवाइड बेटर सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। भाई साहब जितना मैंने पढ़ाया है, जितनी स्लाइड कराई है, सब में ये बात बताइए कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखना क्यों जरूरी है। प्रॉपर एफिशिएंट सप्लाई ऑक्सीजन के लिए ये जरूरी है। और इससे क्या है, इंप्रूव्स रेस्पिरेशन, produces more ATP and help warm-blooded animals maintain a constant body temperature, a constant body temperature बना रहता है। It also makes circulation more efficient, which increase the chances of survival, जिससे क्या है, chances of survival बढ़ जाते हैं। हमें एनर्जी ज्यादा रहेगी, काम ज्यादा करेंगे, भाग दौड़ ज्यादा कर पाएंगे, तो उसमें क्या है, ज्यादा सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की। ये भी एक ब्लड का ही हिस्सा है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है कि हमारी बॉडी में से कुछ ब्लड में से ब्लड लीक होके हमारी टिश्यूज के बीच में चला जाता है, इस वजह से इसको टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। यानी जो हमारी सेल्स हैं, सेल्स के गैप के बीच में, टिश्यू के बीच में क्या भर जाता है, एक फ्लूइड भर जाता है, जिसका कलर क्या होता है, पेल येलोइश कलर होता है। Also known as tissue fluid is found when plasma along with small amount of protein blood vessels leaks out from the capillaries। कैपिलरीज के थ्रू क्या हो जाता है, लीक हो जाता है। It is similar to blood plasma but colorless and contain much less protein। कलरलेस होता है और much less protein होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, ये पूरी बॉडी में फैल जाता है। इसका भी फंक्शन है, इसकी भी जरूरत है। ये हमारी बॉडी के टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल से लीक होके वहां पर ये चला जाता है। इसका जो काम रहता है, लिम्फ जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है वापस टिनी लिम्फ कैपिलरीज। तो वहीं पर क्या है, इनका भी अलग से एक सिस्टम बन जाता है, छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, उनके द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है, जो आगे चल के लिम्फ वेसल बना लेती है, पूरी वेसल बन जाती है। और जो वेसल्स फाइनली जॉइन लार्ज वेन्स, और यही वेसल्स वापस जाके किससे जुड़ जाती हैं, वेन्स से, और लिम्फ वापस ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है। थोड़ा समझो इसको, जैसे मान लो कि एक टिश्यू है, टिश्यू के बीच में ये लिम्फ आ गया और यही लिम्फ कहां चला गया, कैपिलरीज में चला गया वापस। कैपिलरीज से किससे चला गया, काफी सारी कैपिलरीज इकट्ठी होकर किसमें चलेगी, कैपिलर इसमें लिम्फ वेसल में चलेगी, लिम्फ वेसल में चलेगी, और लिम्फ वेसल आगे चल के फर्दर जुड़ जाती है किसमें, वीन में, और वीन में जुड़ने की वजह से वापस ये इसमें लौट जाता है। तो ये चीज है फंक्शन ऑफ लिम्फ। लिम्फ के क्या फंक्शन है, तो इसके बारे में अपने बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये कैरी करता है डाइजेस्टेड फैट अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम तक जो डाइजेस्टेड फैट है उसको ले जाने का काम करता है। दूसरा, कलेक्ट एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड एंड रिटर्न टू द ब्लड, प्रिवेंट्स स्वेलिंग। स्वेलिंग रोकने का काम करता है। जो एक्स्ट्रा ब्लड है उसको टिश्यू से कलेक्ट करके कहां लौटा देता है, वापस वीन में लौटा देता है। कंटेन्स लिम्फोसाइट्स दैट प्रोटेक्ट द बॉडी बाय फाइटिंग इन्फेक्शंस। डब्ल्यूबीसी का आगे ही टाइप होता है लिम्फोसाइट्स, जहां उसको कलेक्ट करके वहां पर ले जाने का काम करता है टिश्यूज के बीच में, और वहां पर क्या बना देता है, इम्यून सिस्टम बना देता है, जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करता है। तो ये काम किसका रहता है, लिम्फ का रहता है। चल जा भाई, ऐसे में क्या कर रहा है, ये ले। कुछ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टिव फैट है, रिटर्न ऑफ एक्सेसिव टिश्यू फ्लूइड टू द ब्लड स्ट्रीम है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टू ब्लड टिश्यू बॉडी टिश्यू, डिफेंस अगेंस्ट ऑक्सीजन की सप्लाई का हमने कहीं भी नहीं पढ़ा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन में, प्लांट्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। प्लांट्स में ना तो हार्ट पाया जाता है, हार्ट तो नहीं है, कोई पंप करने वाला ऑर्गन नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें ब्लड भी नहीं है, लेकिन वाटर की सप्लाई तो होती है, फूड भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो उसके बारे में अपने बात कर लेते हैं। प्लांट में दो टाइप के क्या पाए जाते हैं, टिश्यू पाए जाते हैं, हमने ये पढ़े हैं पहले। मतलब इसको ब्लड वेसल्स की तरह समझ सकते हो, जैसे ब्लड वेसल्स काम करती हैं वैसे ही इनका काम रहता है। ये हमने 9th में भी पढ़े हैं, तो अब भी पढ़ रहे हैं। जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं वाटर को, मिनरल्स को, रूट से लीव्स तक। रूट से लेके, ये मान लो हमारे पास में है प्लांट, और ये प्लांट की जो रूट्स है, यहाँ पर जड़ें हैं, इन रूट से लेके लीव्स तक जो वाटर पहुंचाते हैं, H2O वाटर जो पहुंचाते हैं, वो कौन पहुंचाते हैं, जाइलम। याद रखने का तरीका, थोड़ी ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक वैसे ज्यादा इन चक्रों में पढ़ा मत करो, वैसे इसको याद रख सकते हो। जैसे जल और जैसे जाइलम, फै से फूड और फै से
फ्लोएम, तो इसको भी याद रख सकते हो। तो ये कंडक्ट करते हैं किसको, वाटर को, और फ्लोएम कंडक्ट करता है किसको, फूड को, लीव्स तक पूरे प्लांट से। इसकी जो डायरेक्शन रहती है क्या, हाँ लिखा हुआ है सर आपने, चलो आगे बात करते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनली डेड एलिमेंट, इसमें क्या रहते हैं, डेड एलिमेंट, क्योंकि ये पैसिव टाइप की ट्रांसपोर्टेशन शो करता है। एक्टिव और पैसिव में ये फर्क रहता है। पैसिव टाइप की ट्रांसपोर्टेशन वो होती है जिसमें एटीपी खर्च नहीं होती, अपने आप चलती रहती है। पैसिव एक्टिव टाइप की वो होती है जिसमें एटीपी खर्च होती है, यानी कि उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये चीज है। जाइलम जो है ये कंपोज्ड होता है मेनली डेड एलिमेंट से, जिसमें क्या है, पैसिव टाइप की ट्रांसपोर्टेशन होनी है तो डेड एलिमेंट ही काम कर जाते हैं। फ्लोएम में ये कंपोज्ड होता है लिविंग एलिमेंट से, क्योंकि इसमें एटीपी की जरूरत रहती है। ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शन, वाटर सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेगा, वापस नीचे की तरफ नहीं आएगा। इसी को अपने क्या कहते हैं, यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक डायरेक्शन में चलता रहेगा, जो कि जाइलम शो करता है। जबकि फ्लोएम क्या शो करता है, बाई डायरेक्शनल, दोनों टाइप में, यानी कि ऊपर भी जाए नीचे भी जाए, चारों तरफ, यानी कि इसको शो करता है। क्यों, क्योंकि मान लो लीव्स यहाँ पर खाना बना रही है, फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्लोएम, लीव्स खाना बना रही है, तो ये नीचे भी जाना जरूरी है, यहाँ भी जाना जरूरी है। अगर यहाँ की लीव बना रही है, ऊपर भी जाना जरूरी, नीचे भी जाना जरूरी है, जिसकी वजह से ये बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों डायरेक्शन में चलता है। इसके 4 टाइप हैं, 9th में पढ़े थे, ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में 10th में कोई नहीं पूछेगा, चारों की प्रॉपर्टी 9th में सारे पूछते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। इट हैज 4 टाइप ऑफ सेल्स, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये भी 9th का पार्ट है, इसमें कोई टाइप नहीं पूछेगा, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, और ये भी अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो चलो पढ़ लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो मिनरल और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा कर दिया जाता है, जाइलम के द्वारा कर दिया जाता है। किसके द्वारा भाई साहब, जाइलम के द्वारा। जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, वाटर एंटर द लीफ बाय ऑस्मोसिस एंड मूव्स अपवर्ड थ्रू द जाइलम वेसल्स। दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड असेंट ऑफ सैप। पानी का ऊपर चढ़ना प्लांट में क्या कहलाता है, असेंट ऑफ सैप। इट अकर्स ड्यू टू द रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल। दो चीजों की वजह होती है, दो इसमें फोर्स काम करते हैं, रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल। दोनों एक्सप्लेन कर देता हूं क्या होता है। देखो, जब प्लांट में यहां पर आपने एक चीज पढ़ी होगी, वाटर मूव्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं, ओसेमोसिस। अरे मत ही भाई साहब, ऐसे मत करो, हाँ आगे निकाल दिया क्या आपने, ऑस्मोसिस। तो वाटर यहां पर सोयल में वाटर ज्यादा प्रेजेंट है, तो वो रूट प्रेशर की वजह से वाटर क्या हो जाएगा, रूट्स में इंटर हो जाएगा ऑस्मोसिस की वजह से। और ऊपर से क्या होता है कि जब यहां पर सनलाइट आती है तो उसकी प्लांट की लीफ से जो उसकी गार्ड सेल ओपन हो जाती है, वहां से वाटर का लॉस होना शुरू हो जाता है, जिसको अपने क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। लीफ से वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर वाटर का उड़ना, भाप बन के उड़ना, उसी को क्या कहा जाता है, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो ये कौन शो करता है, तो इससे क्या होता है कि एक ना दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक कोहेसिव फोर्स होता है, एक एडहेसिव फोर्स होता है। जब अपने किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में क्या पाया जाता है, एक एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स पाया जाता है सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में। जैसे कि ये मार्कर जुड़ा हुआ है सेम टाइप के मॉलिक्यूल से, तो इसमें पाया जा रहा है एडहेसिव फोर्स। इसी तरीके से वाटर में पाया जाता है। आप कभी भी जब भी आप उसमें स्ट्रॉ से पानी पीते हो या जूस पीते हो, तो वो ऊपर से सक करते हो तो वो वाटर मूव कर जाता है या वो जूस मूव कर जाता है। तो वही सिस्टम यहाँ पे होता है। जब यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल वेपोरेट होके उड़ता है तो वो नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर खींचता है, ये ऊपर ये उसको। तो इस तरीके से प्रेशर चलता चलता कहां तक पहुंच जाता है, रूट्स तक, और सारा वाटर ऊपर की तरफ इस तरीके से खींचते रहते हैं। तो ये चलता रहता है, इसी को अपने कहते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। ठीक है, तो ये चीज है ट्रांसपीरेशन पुल। ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स फ्रॉम द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा। फंक्शन क्या है, क्रिएट करता है ट्रांसपीरेशन, हेल्प ऊपर बढ़ने में मदद करता है। दूसरा, ये प्लांट में ठंडक लाता है, कूलिंग इफेक्ट लाता है, जिसकी वजह से प्लांट खुद को इतनी गर्मी में भी बचा पाते हैं। मेंटेन्स द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू आउट द प्लांट, जिससे क्या है पूरी प्लांट में मिनरल और वाटर का फ्लो बना रहता है। इसकी वजह से, इस ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से, इस ट्रांसपीरेशन की वजह से। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये एक एक्टिव टाइप की प्रोसेस है, किसके द्वारा होती है, फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है प्रिपेयर फूड को, मेनली सुक्रोज को, यानी कि एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है।
फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लीव के से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, यानी कि दोनों बाई डायरेक्शनल है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ये याद कर लेना भाई, इसको बार बार नहीं बोलूंगा, ट्रांसलोकेशन याद कर लेना, पूछा जाता है। जो फूड ट्रांसपोर्ट करना, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक भेजना, यही कहलाता है ट्रांसलोकेशन। और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, तभी तो बोला एक्टिव टाइप की प्रोसेस है ये। किस टाइप की? एक्टिव। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फूड का ट्रांसपोर्ट ही क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन। एक मिनट, ये कुछ था क्या यहाँ पे? ना ना ना, कुछ नहीं था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस फिर से आ गए हैं। क्वेश्चन तो क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नहीं पीछा छोड़े, क्वेश्चन जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द ट्रांसपिरेशन पुल इन प्लांट्स? कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रांसपिरेशन पुल को अच्छे से एक्सप्लेन करती है? इट इज द प्रेशर जनरेटेड बाय रूट हेयर टू पुश वाटर अपवर्ड। चलो एक चीज और शुरू करते हैं, मैं साइड हटता हूं, आप कुछ सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके इसको आंसर करने की कोशिश करें, फिर मैच करना, ठीक है। इट इज द प्रेशर जनरेटेड बाय रूट हेयर। रूट हेयर करते हैं, वो तो रूट प्रेशर है ना, अपने ट्रांसपिरेशन पुल पढ़ रहे हैं। इट इज कॉज्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस पुलिंग वाटर अप थ्रू द जाइलम, थ्रू द जाइलम। जाइलम के द्वारा, जाइलम के द्वारा क्या है कि वाटर को ऊपर प्रेशर के द्वारा पुल करना। इट इज डिफ्यूजन, ये भी नहीं है, तो ये अपना आंसर हो जाता है सही। अब इसके बाद बात करते हैं, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस एंड इट्स सिग्निफिकेंस फ्रॉम द फ्लोइंग ऑप्शंस। देख लो इसको एक बार, रोक लो वीडियो को और आंसर करने की कोशिश करो। तो सीधी सी बात है, वही ट्रांसपिरेशन पुल है, उसकी वजह से ही ऐसा हो रहा है, क्रिएट सक्शन फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोसेस इन विच ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट इज नोन एज। एक बार रोको वीडियो, देखो और फिर आंसर करो। तो एक जगह से दूसरी जगह सोल्यूबल प्रोडक्ट्स भेजना ही क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन। तो ये हमारा आंसर है। तो ये आगे एक्सक्रीशन आ गया है, जिसके बारे में बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए साइंस विद गुरनील के साथ में, अपना रिवाइज करते रहिए, कहीं भी डाउट आता वीडियो देख सकते हो। थैंक यू सो मच। और एक चीज, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी वीडियोस मिल रही हैं। इसी तरीके से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस मिलेगा। तो आप इतना सा एक काम कर सकते हैं, एक लाइक, कमेंट और शेयर तो कर ही सकते हैं, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।